Class. In the last class, I have given you some assignment. Have you completed that? Anybody have tried for those examples? No one have tried. Yes, ma'am. So have you got the answer? हाँ मैम, पर 9, 10 और 14 वाला वो नहीं हुआ। 9, 10 and 14. हाँ मैम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. CK, AB and U is equal to PAB for each K greater equal 1. 10, 11, 12, 13, 14. E of 1 is equal to 0. This one is not a vector subspace. Which property is not satisfying? मैम वो वाला नहीं, लास्ट वाला v equals to p3 कॉम्प्लेक्स नंबर, वो वाला। हाँ, ये वाला में कौन सा प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रहा था? ये जीरो वेक्टर वाला कि वेक्टर एडिशन वाला या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला? स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला मैम। ओके। उसके पहले वाले में इसमें हो क्या था? P0 इज इक्वल टू 0 में। हाँ मैम, हो गया था। P0 इज इक्वल टू 0 में हो गया था, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा ना? हाँ मैम। ओके फाइन। और इस वाले में, लास्ट वाले में? नहीं मैम, वो वाला नहीं हुआ था। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्ट कर रही थी? फिर से यही वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली? हाँ मैम, और वो ABCD बिलोंग्स टू जेड, वो वाला समझ में नहीं आ रहा था मैम, कहाँ से करूँ। ABCD इंटीजर्स है ना यहाँ पे? जेड रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। हाँ मैम, और वो v equals to p3 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो। क्या कह रहा है बोल। लाइट जा भी कर पानी लगा। Okay, that's why it is not closed पानी है under बिगा। scalar multiplication. बड़ी Third टंकी condition is not मोटर को satisfied, पटक दो उसमें बस। यस मैम, right? रोड को ये 4 वाला कर दीजिए, लाइट आने समझ दे में अभी नहीं आ तक रहा। लाइट निकल रही है। Okay. हर्ष भाई माइक ऑफ कर ले। Let us do that. A plus BT plus CT square plus DT square ABCD in Z. U is equal to collection of A plus BT plus CT square plus DT cube such that ABCD in Z, right? We have to show that whether this is a subspace of P3 over C or not. First, please tell me whether this U is a subset of P3. U में ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कोफिशिएंट इंटीजर है, और P3 में ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो क्या ये U P3 का सबसेट होगा? नो मैम। Why? Z is No, not ma'am. a subset. Z is not subset of C. इंटीजर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कंटेंट है ना? हाँ मैम। फिर U P3 का क्यों नहीं होगा? सबसेट हमने पूछा, सबस्पेस नहीं पूछा अभी। सबस्पेस अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम सबसेट पूछ रहे हैं। Z जो है वो कंटेंट है C में ना? यस मैम।
तो अगर z कंटेन है C में, तो ये जो पॉलिनोमियल जनरेटेड है वो भी तो इसके अंदर आ जाएंगे P3 ओवर C के, यस मैम आ जाएंगे। right? So U is a subset of P3. Now जीरो वेक्टर P3 ओवर C का जीरो वेक्टर क्या होगा? पॉलिनोमियल सेट का जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल ना, उसी को तो अगर इसमें ऐड करेंगे तो फिर से वही पॉलिनोमियल मिलेगा, क्योंकि ये ओवर C है ना। यस मैम यस। So 0 is equal to summation I is equal to 0 to 3. अच्छा यहाँ ABCD है, this will be equal to 0 plus 0t plus 0t square plus 0t cube. Will this belongs to U? U में जो कोफिशिएंट Yes, आ ma'am. रहे हैं वो Z से आ रहे हैं. This will also belongs to U. So second condition also hold. What about the third one? If we are taking two members from this, let us take V1 is equal to A1 plus B1t plus C1t square plus D1t cube, and V2 is equal to A2 plus B2t plus C2t square plus D2t cube. ये दोनों हमारे मेंबर हैं U के, तो सारे इंटीजर्स कहाँ से आएंगे? सारे कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? इंटीजर सेट से आएंगे ना, U में बिलोंग कर रहा है, तो U में होने के लिए कंडीशन यही है ना कि कोफिशिएंट हमारे इंटीजर्स होने चाहिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then V1 plus V2 will be what? T के सेम पावर वाले कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे खुद में, क्योंकि यूजुअल पॉलिनोमियल दिया है, Yes. यूजुअल पॉलिनोमियल एडिशन. So this will be A1 Yes. plus A2 plus B1 plus B2 T plus C1 plus C2 T plus D1 plus D2 T क्यूब और ये स्क्वायर. सॉरी. सो अगर A1 A2 स्केलर है तो सॉरी इंटीजर है, तो A1 plus A2 क्या होगा? इंटीजर होगा मैम. इंटीजर होगा. सिमिलरली B1 plus B2 भी होगा, और C1 plus C2 और D1 plus D2 ये भी इंटीजर होंगे सब, है हाँ ना? मैम. Yes, ma'am. तो ये भी U में जाएगा. यस मैम. Now let us see for scalar multiplication. Scalar multiplication, let K belongs to C be any number which is not an integer. Or okay, let us take first, and V1 belongs to U. Then K V1 will be what? By definition, this K will go to multiply each scalar, each coefficient. So this will become KA1 plus KB1t plus KC1t square plus KD1t cube, right? अब हमें ये बताइए, A1 एक इंटीजर है, K कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या ये KA हमेशा इंटीजर होगा? यस मैम. हो जाएगा. मतलब मैम होना चाहिए. नहीं, ये No, K ma'am. कोई भी मेंबर हम C का ले रहे हैं ना, तो C में तो कॉम्प्लेक्स में तो रियल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे. हाँ, फिर कॉम्प्लेक्स फिर इंटीजर नहीं होगा. नहीं होगा ना. तो हाँ मैम. for arbitrary K in C and V1 in U, K into V1 does not belongs to U, है ना? हाँ मैम. So this will not be a vector subspace. यस मैम. U is not a subspace of P3. Why? Because this set U is not closed with respect to scalar multiplication.
Yes, सही ma'am. है ना? बाकी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इसके पहले वाले में भी कोई इशू आ रहा था या फिर ऐसे ही अब आप लोग ट्राई करेंगे? ये वाला हम ट्राई कर लेंगे मैम, आप सी टू दी पावर के वाला वो दिखा दीजिए। ओके, v is equal to c to the power k ab and u is equal to p ab for each k greater than equal to 1. p ab क्या था? Polynomial defined from a to b. Polynomial set here. Okay, let us see for this one also. V is equal to ck closed interval ab means k times continuously differentiable functions f from closed interval ab ओके इधर नहीं दिया है तो हम लोग r मानेंगे closed interval ab to r fine such that fk is continuous means what? Collection of f from closed interval ab to r such that f is k times continuously differentiable. ठीक है? And PAB is the collection of polynomials defined from AB to R. Means f from closed interval AB to R such that f is a polynomial. So please first tell me whether this PAB will be a subset of CKAB. थिंक करिए पॉलिनोमियल जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि इनफाइनेटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल होता है Yes, ma'am. like x to the power n. We can differentiate this function at any number of time. है ना? मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ. So will this P be a subset of CK? Yes, AB ma'am. लिख देते हैं. हो जाएगा? फिर से थिंक करके बताइए. P जो है वो इनफाइनेटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है और C में जो है सेट्स जो फंक्शंस हैं वो हमारे k टाइम्स डिफरेंशिएबल हैं. Will this PAB be a subset of CKAB? No, ma'am. नहीं होगा ना? तो जब सबसेट ही नहीं होगा तो सब स्पेस कैसे होगा? क्योंकि सबसेट होने के लिए हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ना कि वो उसका सब स्पेस होने के लिए हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि वो सबसेट हो. Yes, ma'am. और यही अगर हम CKAB को PAB का करें तो हो जाएगा मैम. सबसेट होगा. सबसेट होगा. क्या सब स्पेस भी हो जाएगा? चेक करना पड़ेगा मैम. चेक करिएगा, चेक करके बताइएगा हमें बाद में. ठीक है? So here this one U is not a subspace of V. Why? Because U is not a subset of V.
इट विल बी फॉर ईच के ग्रेटर इक्वल 1 दिया हुआ है। सो इट विल नॉट हैपन ना। कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो 2 बार डिफरेंशिएबल हो और तीसरी बार डिफरेंशिएबल ना हो सकता है? अभी मैम कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। ठीक है, हमें सोच के बताइएगा कि ये कब इसका सबसेट होगा, कब नहीं होगा, और ये सी के पीएबी का सब स्पेस है या नहीं। और कोई एग्जांपल इसमें फंसा था? यस मैम 6 नंबर में 1 2 3 इसी 4 इसी 5 के ऊपर 6 वाला मैम 6 ये मैम स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी का ना जो हाईलाइटेड है। नो मैम उसके नीचे वाला ऑड उसके फंक्शन बस उसके के नीचे वाला मैम 0 ये to 1 वाला वाला 0 to 1 f in v such that f of t greater equal 0 for all t belonging to 0 1। C Yes, ma'am. फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस है, सेट ऑफ कंटिन्यू V हमारा सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस है 0 से 1 पे डिफाइंड है। ठीक है, U हमारा कुछ फंक्शंस का कलेक्शन है जो कि पॉजिटिव वैल्यू रख रही हैं T इन 0 1 पे, राइट। और इसके साथ फील्ड हमारा क्या है, R या C। यहाँ हम लोग R मान ले रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन 0 1 से डिफाइंड है। आप C भी मान सकते हैं क्योंकि हम लोग आगे एग्जांपल में देखा था ना हम लोगों ने कि R से C पे भी फंक्शन डिफाइंड होता है। फॉर द सेक ऑफ डेफिनेटनेस अज्यूम दैट हम लोग यहाँ पे फील्ड R ले रहे हैं। तो क्या जो फंक्शंस 0 से t पे वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 ले रहे हैं उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 वैल्यू ही देगा? स्केलर नो मैम। मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा क्योंकि हमारा R में निगेटिव नंबर्स भी हैं, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. जब R में निगेटिव नंबर आ जाएगा तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी ना, एफ टी ग्रेटर इक्वल 0। लेट मी राइट हियर f from closed interval 0 1 to 0 infinity, इस पे फंक्शन है तभी तो f of t ग्रेटर इक्वल 0 आ रहा है ना। प्लीज आंसर। f of t ग्रेटर इक्वल 0 आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ना f of t, तो ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स में आएगा ना, नॉन निगेटिव रियल यस नंबर्स। मैम। तो अगर हम कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस स्टेप में, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है? सपोज हमने -1 कोई मेंबर लिया R का क्योंकि हमारा फील्ड है, देन इस -1 पे अगर हम -1 इंटू एफ करेंगे तो क्या होगा? बाय डेफिनेशन क्या होगा ये? -1 इंटू एफ ऑफ टी, फाइन। अगर f ऑफ t ग्रेटर इक्वल 0 है तो -1 इंटू एफ ऑफ टी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0। लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या ये -1 इंटू एफ बिलोंग करेगा हमारे इसमें u में? नो मैम। नहीं करेगा, तो No, ये ma'am. भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, इसलिए ये सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you. ओके। और कोई फंसा था? इफ No, ma'am. नॉट, ओके वेरी गुड। इसका क्या हुआ था इन दोनों का? कॉस्ट ही तो हमने कर दिया था 2 sin t और 3 का। 3 वाला नहीं होगा, 2 sin t हो जाएगा। 3 वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 sin t के लिए हमें अल्फा इज इक्वल टू -i, बीटा इज इक्वल टू i मिल रहा था, फाइन। 3 के लिए कोई भी नंबर्स ऐसे अल्फा बीटा नहीं मिल रहे थे कि हम इनको सम करें तो हमें 3 मिल जाए। मिलेगा क्या फॉर एवरी टी? नहीं मैम। नहीं मिलेगा।
इसलिए थर्ड वाला हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था। ओके, अच्छा है, आप लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड। यस, क्या हुआ, किसी को कोई क्वेरी इसके थी? हाँ, मैम एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ा रिकैप कर दीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैं बार बार कोई मुझे आउट कर दे रहा था, इसलिए समझ नहीं पाया। रिकॉर्डेड भी देखें फिर भी clear नहीं हो पाया। ठीक है, हम बता देते हैं। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है और S कोई उसका सबसेट है, ठीक है, नॉन एम्पटी सबसेट, then we call a V, a member of capital V is called a linear combination of vectors of S if there exists a natural number n and vectors v1, v2, vn in S and corresponding scalars a1, a2, an in F such that V can be written as a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 plus an vn। यहाँ पे कहीं भी हर जगह वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई है ना, तो ये यस कॉम्बिनेशन मैम। जो है उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। यस मैम। यस मैम, बोल सकते। तो इसी को ही यहाँ पे हम बोलते हैं कि V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, या V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2, vn। And these scalars a1, a2, an are known as coefficients of the linear combination. For example, if we see here, I have taken Euclidean vector space R3 over R with usual addition and usual multiplication. Then I have taken three members E1, E2, E3. These three vectors of R3. यस मैम। R3 के वेक्टर थे, फाइन। फिर हमें क्या मिला कि हम अगर कोई भी A1, A2, A3 ले रहे हैं, एक मेंबर ले रहे हैं R3 का, तो हम इस E1, E2, E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख पा रहे हैं, राइट? यस मैम। So here what we can say that R3 is R3, any member of R3 is linear span of E1, E2 and E3, are linear combination of E1, E2 and E3. यस मैम। Similarly, I have just given one example for this cos t. For this we have taken C over R, set of all continuous functions from real line to the complex plane, और फील्ड भी हमने C लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद दो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए f और g, जो कि ऐसे डिफाइंड है। तो अगर t हमारा रियल नंबर है तो ये एक फंक्शन होगा ना R से C पे, f और g। t हमारा रियल नंबर आएगा और ये जो रिजल्टेंट आ रहा है e टू द पावर i t, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना? यस मैम, आएगा। तो ये f हमारा इसका मेंबर होगा c ओवर r। तो फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था कि क्या ये f और t इन तीनों में से कौन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है, कौन नहीं लिखा जा सकता है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा बीटा दो नंबर लिया था और हम लोग माने थे कि मान लेते हैं कि कोई अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर रहा है जो cos t को इसके कॉम्बिनेशन से लिख पा रहा है, फाइन। then cos t will be written by alpha e to the power I t plus beta e to the power I t for every t. Now we have one equation and two unknowns, alpha and beta are unknowns, cos t we know, e to the power I t we know, e to the power minus I t we also know. So what we have done, we have formed two equations by substituting two particular value of this t and determine the value of alpha beta. We have seen that there exists alpha beta whose value is 1 by 2 and 1 by 2 such that f of t can be written as 1 by 2, sorry, cos of t can be written as 1 by 2 f of t plus 1 by 2 g of t. यस मैम। मैम यहाँ पे जो आपने ये लिखा है e के पावर जो i इंटू पाई बाई 2, ये मैम i कैसे हो गई, ये नहीं समझ पा रहे हैं फिर। ये लिया ना, ये हमारा गिवन है ना, फंक्शन ही गिवन है ना, f of t is equal to e to the power I t। f और g तो गिवन है ना। सी यहाँ पे
f of t is defined as e to the power it, exponential of it, और g given है e to the power minus of it. यस मैम, वो तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो आपने ये लिखा है e टू द पावर i इंटू पाई बाई 2, वो यहाँ नीचे फिर i कैसे हो जा रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। आइलर फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं ना कि e to the power it is equal to cos of t plus I sin of t. Euler formula probably you have read in your 12th or BSc first year if you have read trigonometry. यस मैम, आप समझ गए मैम। इसी में t को पाई बाई 2 वैल्यू रखा है। फाइन, वी विल प्रोसीड। यस मैम, कंटिन्यू प्लीज। Okay. So after learning this linear combination, the next concept is linear span. Linear span says what? Let S be a subset of V and let S be a non-empty subset of V where V over F is a vector space. Fine. The span of S, which will be denoted by span bracket S, is the set of all linear combinations of vectors in S. मतलब अभी तक हम एक वेक्टर को S के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख रहे थे। अब हम जब स्पैन ऑफ S लेंगे तो इस S के मेंबर से जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन जो होगा that set will be called as spanning set of S or span of S. It means what? We have taken S any non-empty subset of V. This will imply this span of S will be collection of A1 V1 AN up to AN VN such that N belongs to N and AI belongs to F. F हमारा स्केलर था ना, यहाँ पे फील्ड F था तो स्केलर्स हमारे F से आएंगे and this VI belongs to S. And we will see that this spanning set is always a member of V, sorry, subset of V. Will it be? क्योंकि यहाँ पे जब हमने S को सबसेट ऑफ V कहा, बस हमने नॉन इम्पटी कहा, फाइनाइट इनफाइनाइट होने के लिए नहीं कहा। S में हमारे फाइनाइट मेंबर भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेंबर भी हो सकते हैं, राइट? हो सकते हैं ना, क्योंकि V जो होता है हमारा, V ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है, तो V में प्रोबेबली मोस्टली इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारा R ओवर R ले लें, R ओवर R में हमारे पास क्या आएगा? R ओवर R एक वेक्टर स्पेस है ना, यस मैम। तो R की कार्डिनलिटी क्या होती है, मतलब उसे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइटली मेनी है ना, यस मैम। इनफाइनाइटली मेनी है। और Q हमारा सबसेट है R का, राइट? है ना? इस Q में कितने मेंबर्स हैं? Infinitely many. And now I am taking another subset of V, R. This will also be a subset of R. यस मैम। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 3। तो S हमारा फाइनाइट मेंबर भी कंटेन कर सकता है, इनफाइनाइट मेंबर भी कंटेन कर सकता है, राइट? क्योंकि Yes, हमने ma'am. बस कहा S is a subset of V. So what elements will be called a linear combination of this? For linear combination, we always consider finite number of elements. That is why here it is written spanning set of S is equal to A1 V1, A2 V2 plus AN VN such that N is a natural number. Natural number होगा तो कुछ finite होगा ना? Specify कर रहे हैं ना मिस Yes, को? Yes, And sir. this AI are scalars and VI are members of S.
The set formed by this type of elements will be called spanning set of S. For example, if I ask you what will be the linear combination of this S2, then what will be? Spanning set of S2 will be what? Spanning set of S2 will be alpha 1 into 1 plus alpha 2 into 2 plus alpha 3 into 3, right? Such that alpha 1, alpha 2, alpha 3 are members of R, क्योंकि यहाँ हमने वेक्टर स्पेस R over R लिया था. If I am taking this Q, what will be the spanning set of Q? Please answer. Spanning set of Q will be what? यहाँ तो हमारे पास 3 मेंबर था, हमने तीनों मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया. फाइन, इससे हमारे स्पैनिंग सेट ऑफ S2 क्रिएट हो गया. बट व्हाट विल हैपन इफ वी वांट टू फाइंड द स्पैनिंग सेट ऑफ दिस Q? सी, फिर से डेफिनेशन देखते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने बोला है तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन में क्या आया है? देयर एग्जिस्ट n इन नेचुरल नंबर, then vectors v1, v2, vn in S and scalars a1, a2, an in F such that v can be written as a linear combination of these things, right? So here I am asking for this spanning set of Q, what should I write? Summation I is equal to 0 to infinity AIQI, where QI is a member of Q. Should I write like this? Yes, फिर से ma'am. बोलिए. Sorry? Yes or no? कुछ तो बताइए. Should I write like this? Spanning set of S2 जब था तो हमने ऐसे ही लिखा ना. Yes, ma'am. लिख सकते हैं. V2, V3 कर देते हैं, अल्फा I, VI. Stat अल्फा I belongs to R. R नहीं, हाँ R फील्ड था हमारा. तो क्या यहाँ भी हमें ऐसे लिखना चाहिए? फिर से एक बार थिंक करके बताइए. Should we write like this? बस लिख सकते हैं. यस मैम. नहीं, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन हम जब बोल रहे हैं, फिर से यहाँ पे देखिए, तो हम n एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर सेट से. नेचुरल नंबर सेट से कोई भी n जब आएगा तो वो एक क्वांटिटी होगी ना, फाइनाइट क्वांटिटी. यस मैम, होगी. तो जब हम किसी भी v को स्केलर से किसी भी वेक्टर v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से डिनोट करना चाहते हैं, दैट मीन्स व्हाट? A finite number of element of S with the linear combination of a finite number of element of S. Infinitely many नहीं, right? यस. क्योंकि अगर इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं हो, इन्फिनिटी आ जाए. तो इन्फिनिटी अगर आएगा तो क्या वो स्पैनिंग ऑफ क्यू में बिलोंग करेगा? क्योंकि स्पैन ऑफ क्यू सबसेट होना है आर का, आर में इन्फिनिटी है नहीं, है ना? क्योंकि ए आई आर फ्री टू बी एनी नंबर, तो बढ़ता जाएगा ना. So this will be always combination of finite number of elements of S.
I is equal to 0 to n p q, कोई भी एक नंबर ले लीजिए. For our simplification, I am taking n a I q I such that n belongs to natural number set n, qi belongs to q, and ai belongs to r. We will always take a finite linear combination of a finite number of elements of q. This is not a correct statement. Spanning set of q will be this one, right? Definition फिर से देखते हैं, शायद अब आपको क्लियर हो. S be a subset of non-empty subset of V over F, then the spanning set of S is the set of all linear combinations of vectors in S. That is, spanning set of S will be AI Vi plus An Vn such that this n is a natural number, AI are belonging to F and Vi belonging to S. And this spanning set of V will always be a subset of V. Why? Because this V1, V2 are coming from this V. उनका वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो क्लोज्ड था ना हमारा V. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why the spanning set of S will always be a subset of V. The second point is, as for convention, we also define spanning set of phi, empty set. Spanning set of empty set is singleton 0, which is our trivial subspace. One of our trivial subspace, singleton 0. And this will always be a subset of V. Second thing what we will see, if spanning set of S will always contain S. Why? S is always contained in spanning set of S. Why? Because if we are taking any element V1 in S, we can always write this as some combination of this V1 V2 ना. स्पैनिंग सेट में ऐसे जाना है तो हम इसको 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V3 भी तो लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं ना इस V1 को. Yes, ma'am. Yes. तो ये V1 हमेशा हमारा स्पैनिंग सेट ऑफ एस में जाएगा. Please answer. So what we are seeing, S will be contained in spanning set of S, and spanning set of S will be contained in V. This result will always hold. Fine. And why? Because V can be written as 1 into V, which is spanning of S. Now we will see some example. Consider the vectors V1, V2 in R3. Which V1, V2 are members of R3? Yes, ma'am. Yes. And let S is equal to collection of this V1, V2 only. This will be a subset of V. Then the vectors in spanning set of S are all vectors of the form A1, V1 plus A2, V2, where A1, A2 are real numbers which are free to vary over R. क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है. See, this AI belongs to F arbitrarily. They may vary. Then spanning set of S with respect to this V1, V2 will be what? Will be A1, V1 plus A2, V2, where A1, A2 are real numbers. Whenever we will do scalar multiplication and vector addition, we will find this combination will be written as tuple of A1, A2, 0, where A1, A2 are members of R. Then it is also we are can see here that this spanning set this V1, V2 is a subspace of R3. ये subspace होगा? Yes, ma'am.
सब स्पेस होगा क्योंकि जीरो वेक्टर भी है, एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, दैट्स व्हाई इट विल बी अ सबसेट ऑफ V also, सब स्पेस ऑफ V also. Another example, okay. After that there is a result which says that let V over F be a vector space and S is a subset of V, then the span of S is a subspace of V always. Any subspace of V that contains S must contain span set of S. That is, span set of S is the smallest subspace of V which contains S. And the third result says that a subset S of V, vector space V, generates span of V, generates V if and only if spanning set of S is equal to V. This says what? I am repeating the results. If V over F is a vector space, then spanning set of S will always be a subset, always be a subspace. Fine. Let us prove this one. For any set S subset of V, span of S is a subspace of V. So please tell me, अगर हमें इस span set of S को subspace दिखाना है तो हमें क्या क्या दिखाना होगा? See, here S is a subset of V already दे रखा है हमारे पास. अब इससे एक सेट जनरेट हो रहा है जो कि सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को रख रहा है. Span of S is what? Span of S is equal to collection of I is equal to 1 to n alpha I Vi such that n belongs to natural number, alpha I belongs to F and Vi belongs to S. Fine. Then what I need to show? I want to show this spanning set of S is a subspace of V. तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी दिखानी है? और एक चीज हमने ऑलरेडी दे रखी है कि हमेशा स्पैनिंग सेट ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ V. सबसेट ये हमेशा होता है, which we can see from here. Fine. So spanning set of S is a subset of V. So after finding this, what additionally we need to show for proving this is a subspace? अभी कल ही तो प्रूव किया था, अभी आज भी किया है. जब हमें इन सेट्स को सबस्पेस प्रूफ करना था तो हम लोग क्या क्या प्रूफ कर रहे थे? सी हियर, U हमें P3 का सबसेट मिल गया था. इसके बाद हम लोगों ने क्या चेक किया था? जीरो वेक्टर उसमें है कि नहीं P3 का. देन हम लोगों ने चेक किया था कि U हमारा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं. सेम चीज हम लोग यहाँ करेंगे. First we will see whether zero vector of V belongs to span of S or not. So here what we can see that for alpha 1, alpha 2, alpha n is equal to 0. All are, if we are taking is equal to 0, then alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha n Vn.
alpha and Vn. This will be what if all scalars are 0? बताइए। समेसन सारे अल्फा आई की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। वी आई इज इक्वल टू 1 to n. Then what it will be? 0 scalar multiplied by any vector will give us what? Zero vector. 0 vector, and sum of 0 vectors will also be the 0 vector. So this will be 0 vector, and will this belongs to spanning set of S? यस मैम करेगा। करेगा। So फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि दिस 0 वेक्टर ऑफ V belongs to spanning set of S. Yes, ma'am. नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं. सो लेट अस टेक टू मेंबर्स ऑफ दिस स्पैनिंग सेट ऑफ V. लेट किससे डिनोट करें, बार से डिनोट करें. V1 बार इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I VI. फाइन, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये एक मेंबर है स्पैनिंग सेट ऑफ एस का, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस है. यस मैम। Yes, ma'am. And another member I am taking V2 bar is equal to summation I is equal to 1 to m beta I VI. क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि दोनों को सेम मेंबर्स का कॉम्बिनेशन ही हो, अलग अलग मेंबर्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं ना. Yes, ma'am. Fine. So this V1, V2 are two members of spanning set of S. Now V1 plus V2 will be what? V1 plus V2 bar will be what? This will be summation I is equal to 1 Summation to of n. alpha I bi. Alpha I VI plus summation I Beta is equal to 1 to m beta I VI. अब बताइए ये जाएगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? Yes, ma'am. Summation है तो जा सकता. इसको लिखे कैसे कि ये हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन में S के दिखे, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में. ठीक है, अभी तो ये दोनों अलग अलग सम दिख रहे हैं ना हमें. Yes, ma'am. N और n. अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो लिख सकते हैं. पर ये हमेशा जरूरी नहीं है ना सेम हो. M और N में से कोई एक छोटा कोई एक बड़ा तो होगा ना. Yes, ma'am. तो इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जो छोटा इसको लिख रहेगा वहां तक उसको वहां तक लिख देंगे उसके बाद. ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वही हम एक बार लिखने की कोशिश करते हैं. लेट P इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ M एंड N. जो इनमें से छोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा. एंड Q इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M एंड N. लिख सकते हैं. इन दो नंबर्स हैं, इनमें से कोई एक छोटा कोई एक बड़ा होगा ना, या फिर हो सकता है दोनों बराबर हो. Yes, ma'am. So now in respect to this P and Q, can I write this V1 plus V2 bar? V1 plus V2 bar is equal to summation I is equal to 1 to P alpha I plus beta I VI plus summation I is equal to P plus 1 to Q ओके. इनमें से एक को बड़ा एक को छोटा मानना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ फिर कौन से कोफिशिएंट आएंगे शायद इसमें कंफ्यूजन होगी.
है ना? मैम ये आई इक्वल टू पी प्लस वन, वन प्लस क्यू हुआ, पी होगा ना? कैसे? पी तक तो यहाँ आ गया ना। हाँ अच्छा अच्छा, यस मैम समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे अल्फा बीटा में से कौन आएगा इसकी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटनेस के लिए मानना पड़ेगा कि एक छोटा एक बड़ा है, फिर हम दिखा पाएंगे। इस पी क्यू से नहीं कर पाएंगे। Since this n and m are natural numbers और ordering हमारे natural number में exist करती है, so either n is less than or equal to m or m is less than or equal to n. इनमें से कोई एक तो hold होगा, or n is equal to m. These three possibility will be for this n and m. यस मैम। So अगर हम ये पहला वाला माने, we will discuss three cases. अगर हम ये मानते हैं कि n हमारा छोटा है, m बड़ा है, then what will be v1 plus v2? Summation I is equal to 1 to n alpha I plus beta I vi plus I is equal to m plus 1 to n plus 1 to m beta I vi. Will it be? यस मैम। Now this is a linear combination of elements of vi, finite elements of vi. यस मैम। So this will be member of spanning set of S. This is for this one. If n is less than or equal to m. If m is less than or equal to n, then this v1 bar plus v2 bar can be written as summation I is equal to 1 to m alpha I plus beta I vi plus summation I is equal to m plus 1 to n alpha I vi. ये हो जाएगा। अगर m लेस देन और इक्वल टू n हुआ तो थिंक करिए। यस मैम। अभी भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ S है। n तक ही जा रहा है ना, n तो हमारा एक फिक्स नंबर है ना। यस मैम। So this will also belongs to spanning set of S. यस मैम होगा। और अगर m और n बराबर हो गया, then it will be v1 bar plus v2 bar is equal to summation I is equal to 1 to n alpha I plus beta I into vi. अगर m और n बराबर हो गया तब तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ना। यस मैम। Right? So this will also belongs to F, spanning set of S. So whatever member we are taking from this spanning set of S, those their vector addition will also go to spanning set of S. यस मैम। So this implies what? Spanning set of S is closed with respect to vector addition. अब क्या बाकी रह गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना? So for fourth scalar multiplication, let k be any scalar and v1 is equal to v1 bar is equal to some member of I is equal to 1 to n alpha I vi belongs to spanning set of S.
then K into V1 bar will be what? By definition it will be summation I is equal to 1 to n alpha I Vi into K, multiplication of this. And whenever we will multiply this K in this linear sum, then what will happen? Summation I is equal to 1 to n K into alpha I Vi. Now this is also a linear combination of elements of elements of S, finite elements of S. Yes, ma'am. So this will also belongs to spanning set of S. And this will imply as what? Spanning set of S is closed with respect to scalar multiplication. And hence from 1, 2, 3 and 4, we conclude that spanning set of S is a, बोलिए, subspace of V, right? So the first result we have to. Second says that any subspace of V that contains S must contain spanning set of S. Or in other words, spanning set of S is the smallest subspace of V which contains S. This will you try to prove? This one and this one? Okay, ma'am, we will try. Second and third. ओके, ट्राई करिएगा, अगर शाम में बताइएगा, नहीं होगा तो हम करेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। फाइन, करना क्या क्या है देखिए, हम बताते हैं, इसमें हिंट दे देते हैं। स्पैनिंग सेट ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी विच कंटेन्स एस। हम कोई एक सेट कोई एक सबस्पेस लेंगे वी का, जिसमें अज्यूम करेंगे कि हमारा स्पैनिंग सेट ऑफ एस उसमें कंटेन्ड है, सॉरी एस कंटेन्ड है। ओके, 2 मिनट दीजिए, हम ही प्रूव कर देते हैं। Spanning set of S is the smallest subspace which contains S. इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा? हम कोई एक मानेंगे कि कोई एक ऐसा सबस्पेस है V का जो कि S को कंटेन कर रहा है, राइट? For its proof, let W subset of V be any subspace of V such that this S is contained in W. फाइन, कर सकते हैं? यस मैम। तो ये W जो है अब हमारा S को कंटेन कर रहा है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस को भी कंटेन करेगा क्योंकि ये सब स्पेस है, सब स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। So if we will take any member of, this will imply for
for n belonging to n, summation I is equal to 1 to n alpha I bi. Will it belongs to W or not? W is a subspace. सबस्पेस है तो वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है और वो S को कंटेन कर रहा है वेयर अल्फा I बिलोंग्स टू F एंड वी आई बिलोंग्स टू S। तो ये अल्फा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा I वी आई ये बिलोंग करेगा W में या नहीं? प्लीज आंसर। ओहो सी S हमारा W में था, ठीक है। V1 अगर हमारा W में है तो K S में था पहले, ये S हमारा सबसेट है W का, तो K V1 W में जाएगा क्योंकि ये W सभी। बोलिए। यस मैम। यस मैम यस। सिमिलरली अगर V2 हमारा S का मेंबर है, S सबसेट ऑफ W है, तो K2 V2 भी हमारा W में जाएगा। यस मैम। और K1 V1 W में है, K2 V2 W में है, W सब स्पेस है, तो K1 V1 प्लस K2 V2 भी W में जाएगा। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है सब स्पेस। यस मैम। यस मैम जाएगा। By extending this, can I say that for n in n, summation I is equal to 1 to n alpha I vi will belongs to W, where alpha I members of F and vi member of S? यस यस मैम यस। ये लेफ्ट वाला मेंबर किसका है हमारा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S है ना? नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S है ना? यस यस। तो ये किस में जाएगा? ये खुद जाएगा हमारा स्पैनिंग सेट ऑफ S में। यस मैम। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो स्पैनिंग सेट ऑफ S का मेंबर है वो हमारा W का भी मेंबर है। So from here can I say that spanning set of S is contained in W? यस मैम। कर सकते हैं। एंड यही हमें प्रूव करना था कि अगर हम कोई भी ऐसा सब स्पेस ले रहे हैं जो S को कंटेन कर रहा है, सेट S को, तो वो हमारा स्पैनिंग सेट S को भी कंटेन कर रहा है। From here we can conclude that spanning set of S is the smallest set. क्योंकि सब स्पेस हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट ऑफ एस हमारा सब स्पेस है, ये यहाँ पे प्रूव किया ना इसके पहले वाले रिजल्ट में। स्मॉलेस्ट सब स्पेस विच कंटेन्स एस। फाइन। रिवाइज करिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो सामने बताइएगा। और इस वाले थर्ड वाले के लिए आप एक बार कोशिश करिएगा कि a subset S of vector space V which generates V if span of S is equal to V. Fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will stop the class here. मैम Yes, आज ma'am. का वो रिटन PDF अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, कर दे रहे हैं। यस मैम, थैंक यू। मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ, मैम जैसे जैसे आज थोड़ा सा ही पढ़ाए तो मैम इसका एक सेपरेट PDF मतलब कि मैम उसमें ज्यादा बड़ी फाइल हो जाती है, ज्यादा MB का, तो उसमें ठीक नहीं रहता। फिर जैसे छोटा छोटा ही PDF बना के मतलब रिटन नोट्स वाला टुडे वही अपलोड किया करिए अगर पॉसिबल हो तो। सी वो मेरे लिए टफ पड़ जाता है क्योंकि हमें रोज पता नहीं होता ना कि कितने पेजेस